नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अप्रैल का पहला दिन महंगाई को नई ऊंचाई पर लेकर गया है। आज कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। मसलन बिजली, सीएनजी, पीएनजी, दवाएं, टोल टैक्स। मतलब यह कि खाना बनाने से लेकर टीवी चलाने तक और गाड़ी से हाईवे पर सफर से लेकर इलाज तक हर जगह आपकी जेब ढीली होने वाली है। तो पेट्रोल डीजल की बात, सीएनजी भी महंगी हो गई है और 1 अप्रैल यानी आज से सीएनजी और पीएनजी के रेट जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो कहा यह भी जा सकता है कि खाना बनाने से लेकर टीवी चलाने तक और गाड़ी से हाईवे पर सफर से लेकर इलाज तक हर जगह आपकी जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि आज से रेट जो हैं वो फिलहाल बढ़ गए हैं। तो अप्रैल का पहला दिन महंगाई का डबल डोज। चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल डीजल के दाम घटे थे, लेकिन चुनाव के बाद अब कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं सीएनजी से लेकर दवाओं तक कहां कहां कितना इजाफा हुआ है। खाना बनाना कितना महंगा हुआ है, सबसे पहले आप वो समझिए कि खाना बनाने में अब आपको कितनी ज्यादा लागत खर्च करनी पड़ेगी। पीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। मतलब रसोई गैस कनेक्शन में 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर गाड़ी चलाने की बात कर ली जाए तो यानी सफर भी अब धीरे धीरे करके महंगा हो गया। यानी कि यह समझना जरूरी है, सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे महंगी हो गई है। टोल टैक्स यानी अब सफर करना महंगा हो गया है। कहां क्या महंगा हुआ आप ये भी समझिए। रेस्तरां में खाना खाना भी महंगा हो गया है। मतलब अगर अब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया और दाम 250 रुपए बढ़ा दिए गए हैं सीधे सीधे। और दवाओं की भी बात कर लेते हैं अमित, क्योंकि दवाओं के रेट जो है वो भी बढ़ गए हैं। इलाज महंगा हो गया है। 800 दवाओं के रेट बढ़े हैं। 10.7% की बढ़ोतरी हुई है सीधे सीधे यहां पर। उत्तराखंड में क्या बदला है, क्या महंगा हुआ है वो भी देखिए आप। उत्तराखंड में लाइट महंगी हो गई है और 2.68% का इजाफा यहां पर बिजली की दरों में किया गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि क्या कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। 1 अप्रैल है आज और आज से क्या क्या चीजें महंगी हो गई हैं। तो महंगाई बढ़ रही है और ये शोर हर ओर सुनाई दे रही है। लेकिन महंगाई के इसी दौर में अलीगढ़ के लोग 1 साल में 6 अरब की शराब गटक गए हैं। यकीन मानिए ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। 6 अरब कितने जीरो होते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो इस सवाल पर अटकेंगे नहीं। यूं तो ये महज एक नंबर भर है, लेकिन अगर हम कहें कि एक जिले की 1 साल में शराब की बिक्री का आंकड़ा है तो पिछले 1 साल में अलीगढ़ में 6 अरब से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। चिंता करने वाली बात यह है कि शराब खरीदने वालों में सबसे ज्यादा युवा हैं। तो देसी विदेशी बियर के उपभोग से हमें पिछले साल 537.49 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था। इस वर्ष हमें देसी विदेशी बियर के उपभोग से 682.45 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्षों के सापेक्ष 27% अधिक है। अब देखिए कि पिछले 1 साल में अलीगढ़ में कितनी बिक्री हुई है और कोरोना काल में बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलीगढ़ में 537.49 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी, जबकि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अलीगढ़ में देशी विदेशी और बियर को मिलाकर कुल 682.45 करोड़ रुपए की शराब बिकी, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 144.96 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस साल 11,26,000 1,12,61,978 लीटर उपभोग हुआ है, जो 24% अधिक है। अलीगढ़ में यूं तो सभी प्रकार की शराब की बिक्री में इजाफा हुआ है, लेकिन बियर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है।
2020-2021 में अलीगढ़ में बियर के कुल 88,25,664 केन की बिक्री हुई। 2021-2022 में बियर की कुल 1,34,60,295 केन बिक्री हुई, जो कि पिछले साल की तुलना में 53% से ज्यादा है। अलीगढ़ में देशी अंग्रेजी शराब की बिक्री तेजी से बढ़ी है और ये तब है जब पिछले ही साल अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। शराब बिक्री के ये आंकड़े अलीगढ़ आबकारी विभाग के लिए भले ही उत्साहित करने वाले हों, लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए चिंता में डालने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े ने मार्च में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,42,00,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि इस साल जनवरी महीने में हुए रिकॉर्ड कलेक्शन से भी ज्यादा है। जनवरी में 1,40,986 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। मार्च का कलेक्शन के 2020 के आंकड़ों की तुलना में 46% की उछाल देखने को मिली। तो 1 अप्रैल से जब टैक्स की दरें बढ़ी हैं तो अलग अलग वस्तुओं के रेट भी बढ़े हैं। तब अयोध्या के मंदिरों को नगर निगम के टैक्स से राहत मिली है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मंदिर, धर्मशालाओं को नगर निगम के टैक्स से बड़ी राहत दी है। अब मंदिर, धर्मशालाओं को नगर निगम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अष्टमी और नवमी पर वीआईपी मेहमानों को प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। अयोध्या में मंदिरों को टैक्स से राहत नगर निगम की तरफ से राहत दी गई है। अयोध्या में सीएम योगी ने इसका ऐलान कर दिया। धर्मशालाओं और मंदिरों को अब टैक्स नहीं देना होगा। क्या चीजें बदल गई हैं, कितनी राहत दी गई, आप वो समझिए। करीब 10,000 मंदिर और धर्मशालाएं मौजूद हैं जिनको कि अब नगर निगम का जो टैक्स देना पड़ता था नहीं देना पड़ेगा। ये ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज अयोध्या दौरे के दौरान किया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि मंदिर, धर्मशाला को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी टैक्स में उन्हें बड़ी राहत मिली है। करीब 10,000 मंदिर और धर्मशालाएं हैं। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचे, फिर वहां पर रामलला के दर्शन किए। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा ऐलान जो किया है उन्होंने ये किया है कि 10,000 मंदिर और धर्मशालाएं जो हैं उसके लिए टैक्स में राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो अष्टमी नवमी को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। जो भी वीआईपी जाएंगे दर्शन करने के लिए, वीआईपी के आने पर प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। इस बात का भी ऐलान किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बहुत दिनों से अपेक्षा थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि जो भी मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, उनसे चैरिटेबल के रूप में टैक्स लिया जाए, उनसे कमर्शियल टैक्स कदाप न लिया जाए। और इससे संतों में खुशी की लहर है और हम लोग इसको जल्द ही सदन में पास करेंगे कि जितने भी मंदिर यहाँ पर हैं, ऐसे 7 से 8 हज़ार के बीच में अयोध्या में मंदिर हैं, हम लोग सभी का टैक्स सदन से माफ़ करने का प्रस्ताव पास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। मंदिर निर्माण का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने संत समाज से मुलाकात की। इसके अलावा नवमी को शुरू होने वाले मेले को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे और ये अलग अलग तस्वीर आपको अयोध्या की दिखा रही हैं जब हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी तस्वीर मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया है, क्योंकि राम मंदिर की अगर बात करें तो चबूतरा बनकर तैयार हो चुका है करीब करीब। और संतों से जब मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिर मेला तैयारियों की समीक्षा भी की सीएम योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंच हनुमान जी का दर्शन किया और फिर राम जन्मभूमि परिसर पहुंच प्रभु राम का दर्शन किया और साथ ही साथ इस दौरान अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कितनी तेजी से किया जा रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के पूज्य साधु संतों और महंतों से मुलाकात की और फिर आज नव संवत्सर के मौके पर हिंदू नए वर्ष के मौके पर अयोध्या में निकाली जाने वाली रामकोटी यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। जिसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो अयोध्या में कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्र के दौरान राम चैत्र नवमी का जो मेला आयोजित किया जाएगा उसमें देश प्रदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के रुकने ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है, उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, इसकी समीक्षा की और साथ ही साथ इस बैठक में मौजूद अयोध्या के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि अब अयोध्या आने वाले साधु श्रद्धालुओं को किसी भी कीमत पर कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान खासकर नवरात्र के मौके पर जो अष्टमी और नवमी का दिन है उस दौरान कोई वीवीआईपी मूवमेंट अयोध्या में नहीं होगा ताकि इस मौके पर अयोध्या आने वाले राम भक्त और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बाद बलरामपुर भी पहुंचे और सबसे पहले जनकपुर मंदिर में दर्शन पूजन किए। मंदिर में ही पीर रत्ननाथ बाबा की प्रतिमा और शिव परिवार की प्रतिमाओं का अनावरण किया। मुख्यमंत्री आज ही बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में रुके और सुबह पूजा अर्चना करने के बाद यहां से रवाना हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। और यहां रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कौन किसे वोट देगा, कौन किस दल को समर्थन करेगा और किसे नहीं, हर एक व्यक्ति को इसका अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। चार जिले, चार तस्वीरें और तस्वीरों का एक ही रंग, नफरत। और हैरत वाली बात यह है कि नफरत की इन तस्वीरों के पीछे एक ही नाम, एक ही दल को केंद्र बनाया गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों धर्म के नाम पर एक पार्टी को धुरी बनाकर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और क्या कोई मुस्लिम बीजेपी का समर्थक नहीं हो सकता? दरअसल बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने पर कुशीनगर में बाबर की हत्या कर दी गई। अब ऐसी एक और खबर आई है। ये खबर कानपुर से है। यहाँ के किदवई नगर के जूही लाल कॉलोनी में पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए शकील अहमद को पीट दिया क्योंकि उसने अपनी छत पर बीजेपी का झंडा लगाया था। सर, ये अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनको जलन हो गई और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग और फिर उसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। पीड़ित परिवार ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है बीजेपी समर्थक होने की वजह से पड़ोसी किसी न किसी बात का बहाना बनाकर लड़ाई और मारपीट करते हैं। पड़ोसियों की वजह से परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। थाना किदवई नगर क्षेत्र में शकील अहमद नामक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें तत्काल थाना किदवई नगर के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अभी विवेचना प्रस्तुत है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुशीनगर बाबर ने बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
अमेठी में एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया, जिस पर उसके बेटे और बहू ने मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बरेली में बीजेपी में शामिल होने पर निदा खान के साथ क्या हुआ, ये तो जग जाहिर है। और अब कानपुर में ऐसा केस कई सवाल उठाता है। सवाल, आखिर बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते और दिखाते हैं कि कब तक कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब तक की अगर बात करते हैं तो बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? कुशीनगर की बात करें तो बाबर की हत्या, अमेठी की बात करते हैं तो बेटे ने मां से मारपीट की है, बरेली की बात कर लेते हैं निदा खान पर हमला हुआ, वो भी हमने आपको दिखाया। कानपुर की बात करते हैं तो शकील अहमद की जिस तरीके से पिटाई की गई, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और शकील अहमद की पिटाई का मामला जब मीडिया में सामने आया तब न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस पर सियासत की शुरुआत हो गई। मुस्लिम धर्मगुरु हाजी सलीस ने पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी दोषियों पर एक्शन की डिमांड की। जब आप चुनाव के दरमियान में किसी ने कोई मारपीट क्यों नहीं की? आज जब आपकी सरकार बन गई है, सरकार बनने के बाद लोग इस पर मारपीट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है कि अगर जिस वक्त चुनाव हो रहा था उस वक्त चुनावी रंजिश में तो आदमी कोई भी कदम उठा लेता, किसी को भी मारता। उस वक्त नहीं मारा। जब वोट पड़ गए, 9% मुसलमानों ने वोट दे दिया, उसके बाद उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसने ये आजादी दी है भारत के हर नागरिक को कि वो अपनी पसंद की राजनीतिक दल को चुन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है, उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष ने की है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आज कहीं ना कहीं उसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का वोट करना, उनका समर्थन करना बहुत नागवार गुजर रहा है। वो कानून हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी हिंसा करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों पर बहुत कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए उपद्रव के मामले में आज प्रशासन ने 2 बड़े एक्शन लिए। चौरी चौरा के एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया। अनुपम मिश्रा पर उपद्रव और उपद्रवियों पर कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ हुई है। गोरखपुर पुलिस ने उपद्रव के आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए। 2 दिन 3 बड़ी कार्रवाई। चौरी चौरा केस में एक्शन। एसडीएम को हटाया गया। पिछले 2 दिन में 3 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। चौरी चौरा केस में गोरखपुर डीएम के आदेश पर एसडीएम को हटा दिया गया। दरअसल योगी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन चौरी चौरा में सैनिक की मौत के बाद प्रदर्शन हुआ था। सैनिक के शव के साथ उमड़ी भीड़ हिंसक हो गई थी। उपद्रवियों ने हाईवे, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब एसडीएम को भी लापरवाही के आरोप में हटा दिया गया है। 25 मार्च को चौरी चौरा में हुए उपद्रव के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। जांच के बाद जिलाधिकारी गोरखपुर ने चौरी चौरा के एसडीएम को उनके पद से हटा दिया है और अब उनकी जगह नए एसडीएम की तैनाती कर दी गई है। अनुपम कुमार मिश्र वहां पे एसडीएम थे और उसी दिन 25 तारीख को वहां पे उपद्रव होता है। पुलिस की गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, कई राहगीरों की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। जिस दिन प्रदेश में जश्न का माहौल था, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस दिन कुछ उपद्रवी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में। इससे पहले गुरुवार को 2 अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरी थी। भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। चौरी चौरा केस में प्रशासन ने फरार आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए हैं, जिसके बाद अब एसडीएम पर कार्रवाई हुई है। हालांकि चौरी चौरा केस में एसडीएम पर सस्पेंशन जैसी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन एक के बाद एक कार्रवाई कर योगी सरकार ने संदेश जरूर दे दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए। खबरें जारी, आप बने रहिए।